Good morning, students. Last class में we have discussed about the gravitation, and today I will be getting the formula for acceleration due to gravity. ठीक है, आज हम जो है acceleration due to gravity का फॉर्मूला जो यूज होता है वो हम निकालने वाले हैं. उसकी जो वैल्यूज आएगी वो हम देखेंगे. ठीक है, एंड कैसे कैसे वो वेरी हो सकता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ. ओके, इसके बाद फिर आपका केपलर लॉज चलेंगे. So these are also important and that is also important. So let's start, and let me tell you that there is that you know the meaning of these two words. ठीक है, आप इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझते होंगे. ग्रेविटेशन, इट इज द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ एनी मास वेदर इट इज एनीथिंग. ओके, सो किसी भी मास की जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशन. ठीक है, एंड क्या कर सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को जो है अट्रैक्ट कर सकता है. अब हमारी अर्थ में भी क्या है, अर्थ में भी मास है. इट मीन्स उसमें भी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है. ठीक है, इट हैज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, so that the property of attracting any object towards itself by the earth, that is known as gravity. Gravitation is, it is general, it is for everything. Okay, every object, every mass. And if we are talking about the gravity, then we are talking about a specific mass, and that specific mass here is earth. Okay, so अगर अर्थ अपनी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, that is known as gravity. Okay, so what is acceleration due to gravity, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, लेकिन आज फिर पढ़ लेते हैं. देखिए, ग्रेविटी की वजह से, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ जो है वो खींचा हुआ है. ठीक है, इट इज अट्रैक्टेड टू अर्थ, इट इज अट्रैक्टेड टू अर्थ. ओके, एंड सपोज हमने एक बॉल फेंक दी है ऊपर की तरफ. ठीक है, बॉल फेंक दी है ऊपर की तरफ बेटा. ठीक है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, अर्थ क्या कर रही है, अर्थ इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. ठीक है, ये हम देखेंगे कितना अट्रैक्शन लगेगा. लेकिन अब हम ये देखते हैं कि बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, अर्थ इसे जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो अर्थ की इस अट्रैक्शन प्रॉपर्टी की वजह से, इस अट्रैक्शन की वजह से इसकी स्पीड या इसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती जाती है, डिक्रीज. ठीक है, बॉल ऊपर की तरफ गया है, फोर्स नीचे की तरफ लगी हुई है, अर्थ की फोर्स. तो इसकी वजह से इसकी स्पीड आप कह सकते हैं, स्पीड, या फिर आप कह सकते हैं वेलोसिटी. क्योंकि स्पीड चेंज होगी तो बेटा वेलोसिटी अल्टीमेटली चेंज हो जाएगी. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन, द स्पीड और वेलोसिटी decreases. ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, इसी तरह जब वो बेटा यहां से सपोज करिए, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, इट इज 0. फिर नीचे की तरफ जैसे ही वो आएगा, अब बॉल भी नीचे की तरफ आ रही है और अर्थ भी जो है वो नीचे की तरफ बुला रही है उसे. ठीक है, अर्थ भी उधर ही अट्रैक्ट कर रही है, बॉल भी उधर ही आ रही है. तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज. ठीक है बेटा, तो जब ऊपर की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी या स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. जब नीचे की तरफ आएगा तो अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से, बिकॉज ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का अट्रैक्शन है केवल उसकी वजह से हो रहा है सब कुछ. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है नीचे की तरफ, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ऊपर की तरफ. इंक्रीज या डिक्रीज होना मतलब देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी, एंड दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विल अकाउंट्स टू एक्सीलरेशन. ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी मींस देयर इज एन एक्सीलरेशन, एंड दैट एक्सीलरेशन इज बिकॉज ऑफ
attraction force of earth, and that attraction force of earth, that is known as, that property of earth is known as gravity. Okay, so that is why the acceleration here is known as the acceleration due to gravity. Acceleration here is known as acceleration due to gravity. आई थिंक आपको क्लियर होगा why it is said as the acceleration due to gravity. ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट की जो है स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी, ऊपर जाओगे तो घटती रहेगी. किसकी वजह से हो रहा है? अर्थ की वजह से हो रहा है, उसके ग्रेविटेशन की वजह से हो रहा है. तो इसलिए इसे कहेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्योंकि स्पीड बढ़ना या घटना, वेलोसिटी बढ़ना या घटना क्या होता है? चेंज होना. एंड चेंज होने से क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सीलरेशन. ओके, सो दैट एक्सीलरेशन इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड इट इज डिनोटेड बाय जी. इट इज डिनोटेड बाय जी. ये डिनोट किया जाता है जी से. अब हमें इस जी को कैलकुलेट करना है. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और वट एवर, इसे हमें जो है करना है. चलिए इसे भी करते हैं. चलिए थोड़ा, ये मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, बस थोड़ा सा और इसे डीप जाने की कोशिश करते हैं. दैट इज अर्थ. ठीक है, ये अर्थ है. हम कहाँ पे रहते हैं? हम आउटर सरफेस पे रहते हैं अर्थ की. मतलब हम प्रेजेंट है यहाँ पे सब जगह, इस सरफेस पे केवल बाहर की तरफ. ठीक है, और अर्थ का जो मास है, देखिए सरफेस का भी मास जो होगा, ये जो इनर लेयर्स है इन सभी का मास होगा. ठीक है, तो पूरी अर्थ में जो है ये मास जो है ये पूरी तरह फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. आप मान सकते हैं कि हर एक जगह जो है इस पे मास है, वो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी. ठीक है, सब जगह मास है. ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ता है? आपको एक पॉइंट मानना होता है. ठीक है, जब आप मास डिफाइन करने लगोगे तो आपको एक पॉइंट मानना होता है कि भाई ये वो पॉइंट है जहां पे आप ये मान सकते हैं कि इस अर्थ का सारा मास इस पॉइंट पे है. ठीक है, जहां पे आप ये मान सकते हैं कि इस अर्थ का सारा मास जो है इस पॉइंट पे है. तो वो पॉइंट बेटा आएगा, अगर इसे मान लिया जाए स्फेरिकल, अर्थ को अगर स्फेरिकल मान लिया जाए तो वो बेटा पॉइंट आपका होगा सेंटर में. ठीक है, ये जो पॉइंट है दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ. मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि अर्थ का सारा मास जो है वो यहाँ लाई कर रहा है इस पॉइंट पे. ठीक है, अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये क्या आ जाएगी? रेडियस ऑफ अर्थ आर. ठीक है, अर्थ का मास मान लेते हैं m. अब एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है, ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो मान लेते हैं स्मॉल m. ऑब्जेक्ट का मास क्या मान लिया है? स्मॉल m. एंड उसे फेंक दिया है तो ग्रेविटेशन काम करेगा. यहाँ पे क्या कर रहा है? ग्रेविटेशन काम करेगा. आप कहेंगे कि भाई सर ऊपर भी तो जा सकते हैं. तो बेटा क्या है, इस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, इस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ऊपर वाली जो डिस्टेंस होगी जहां तक ग्रेविटेशन काम करता है बेटा वो बहुत कम होती है. ठीक है, तो आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ये अभी हम देखेंगे कि कैसे कैसे जी की वैल्यू आप चेंज होगी जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे. तो वो सब बातें हम देखने वाले हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए. लेकिन फिलहाल के लिए हम सरफेस पे मानते हैं कि सरफेस पे कितना एक्सीलरेशन, कितना जी की वैल्यू क्या है सरफेस पे. ठीक है, और हमने माना क्या हुआ है? अर्थ भी कैसी मानी हुई है? स्फेरिकल मानी हुई है. तो स्फेरिकल मानी है एक बात. दूसरा हम निकालने वाले कहाँ पे? ऐसे सरफेस पे हम इसे निकालने वाले. ओके, सो दैट आर एम स्मॉल एम. सो फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, force between object and earth.
सॉरी बेटा थोड़ा चले। तो फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ जो है वो क्या आएगी, सेकंड रुकेगा बेटा। So the value of the force between object and earth F is equals to G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो G ऐसा m1 बेटा आपकी हो जाएगा मास ऑफ अर्थ, दैट इज m, ठीक है। m2 हो जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो कहां पे है, सरफेस पे, एंड r डिस्टेंस क्या हो जाएगी। सो ये फोर्स एक्ट कर रही है बेटा अर्थ के बीच में और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में जो कि सरफेस पे प्रेजेंट है, दैट फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। उस एक्सेलरेशन की वजह से न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ, ये न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि एक फोर्स लगती है, क्योंकि फोर्स जरूरी है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन चाहिए देन देयर विल बी ए फोर्स एंड दैट फोर्स इज इक्वल्स टू ma, फोर्स इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां कंफ्यूज मत होइए, बात समझिए। दो मास है, अर्थ का मास एंड ऑब्जेक्ट का मास। एक्सेलरेशन किस में प्रोड्यूस होगा बेटा, अर्थ में या ऑब्जेक्ट में, किसमें होगा, ऑब्जेक्ट में होगा। किसकी वजह से होगा, अर्थ की वजह से होगा। तो जिस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसी का तो मास लेंगे। तो मास लिया है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि अर्थ का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको लेना है m, दैट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड एक्सेलरेशन इनटू a, दैट एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे बेटा, g, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो इस एक्सेलरेशन को आप कह सकते हैं mg, दैट इज फोर्स। इस फोर्स को बेटा आप वेट भी बोल देते हैं, इस फोर्स को आप वेट भी बोल देते हैं। तो देखिए बेटा, उस ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगी हुई है, इतनी। किसकी वजह से लगी, अर्थ की वजह से, और अर्थ ने कितनी लगाई है, इतनी। उस पे कितनी लगी हुई है, इतनी। अर्थ ने कितनी लगाई है, इतनी। इसका मतलब एक ही तो बात हुई, जितनी अर्थ ने लगाई है उतनी तो उस पे लगी हुई होगी। समझ रहे हो बात, उस पे इतनी लगी हुई है, अर्थ ने इतनी लगाई है, बात तो एक ही है। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस को क्या रखना है, हमें इक्वल रख देना है। चलिए इक्वल रख देते हैं। तो mg इज इक्वल्स टू g m1 m2 mm अपॉन r स्क्वायर। m से m कैंसिल हो जाएगा, gm अपॉन r स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो g की वैल्यू जो है बेटा वो है gm अपॉन r स्क्वायर। सभी वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे तो g की जो वैल्यू आती है दैट इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। द वैल्यू इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, ठीक है। अब समझते हैं कि आपका एक्सेलरेशन, ये जो g की वैल्यू है कैसे चेंज होगी। जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो कैसे चेंज होगी, जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो कैसे चेंज होगी। देखिए बेटा, अगर मैं ऊपर की तरफ गया, सपोज करिए मेरा ऑब्जेक्ट यहां चला गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपवर्ड्स या हाइट h आप कहिए। केवल आपको आइडिया याद, मतलब आइडिया लेना है कि कैसे चेंज होगा g की वैल्यू एंड क्यों चेंज होती है। तो बेटा जब आप ऊपर चले जाओगे तो इस r का काम कौन करेगा। अगर सपोज करिए आप h डिस्टेंस पे है ऊपर,
तो इस r का काम कौन करेगा? r प्लस एच, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच डिस्टेंस क्या हो जाएगी? r ये है यहाँ से यहाँ तक और h ये है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? r प्लस एच। तो g क्या हो जाएगा तब? जी एम r प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ये हाइट भी तो इंक्लूड करनी पड़ेगी ना। ये यहाँ से सरफेस पे था, इतनी ऊपर चला गया ऑब्जेक्ट, तो h ये भी जुड़ गया, तो r प्लस एच आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, तो g आ जाएगा gm अपॉन r प्लस एच स्क्वायर। अब मुझे ये बताइए क्या बड़ा है, डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर? आप यहाँ देखेंगे कि डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इसकी वैल्यू, इसकी टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज। क्या हो जाएगी भाई? जब नीचे वाला फ्रैक्शन आपका बढ़ गया, नीचे वाला ये बढ़ जाती है टर्म, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो जी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ठीक है, जितना आप ऊपर की तरफ जाते रहेंगे, ऊपर की तरफ जाते रहेंगे, ऊपर की तरफ जाते रहेंगे, तो जी की वैल्यू ऐसे ही डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, आप यहां से ये भी निकाल सकते हैं कि कितनी हाइट पे जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। व्हाट इज एच व्हेन जी इज इक्वल्स टू 0? ये आप निकाल के देखिएगा। मास ऑफ अर्थ आप देखिएगा, आर आपके पास होगा, जी आपके पास होगा, तो एच आप निकाल के देखिएगा कि कितनी वैल्यू पे, कितनी हाइट पे आपकी जी की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। दूसरा, जब हम अंदर की तरफ जाएंगे, मतलब अब अपवर्ड्स ना जा करके अब हम गहराई में जाना शुरू कर देते हैं। यहां पे अब आ गए, मतलब इतनी डेप्थ पे हम आ गए हैं। ठीक है, नीचे की तरफ अगर हम जाए तो अब यहां बेटा आपके दिमाग में वही, जैसे यहां पे आपने सोचा है कि भाई अगर ऊपर की तरफ गए तो डिस्टेंस बढ़ी, डिस्टेंस बढ़ी तो जी बढ़ा, वो घटा, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब जब नीचे की तरफ आओगे तो पहले ये थी, अब इतनी रह जाएगी, तो डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो जी की वैल्यू जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। यही आपका काम करेगा दिमाग कि भाई जब ऊपर की तरफ डिस्टेंस बढ़ी थी तो जी की वैल्यू कम हो गई थी। अब नीचे की तरफ जब आप आ रहे हो, नीचे की तरफ जब आप आओगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस आपकी डिक्रीज हो जाएगी, तो जी की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन बेटा यहाँ की लॉजिक की केवल ये बात है, जब बेटा आप ऊपर थे, यहां थे, तो आपकी पूरी अर्थ जो है आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। ठीक है, पूरी अर्थ जो है आपको अट्रैक्ट करती थी। जब आप यहां पे हो बेटा, तो ये वाला हिस्सा, अर्थ का ये वाला हिस्सा, ठीक है, अर्थ का ये वाला हिस्सा आपको बाहर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और ये बचा हुआ हिस्सा आपको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो? आप यहाँ पे हो बेटा, तो ये बाहर वाला जो मास है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, तो इतना ये हिस्सा जो है जितनी डेप्थ पे हो तो उतना हिस्सा आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ये वाला हिस्सा आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इसका मतलब जो आपका एम है, पहले आपका पूरा एम काम कर रहा था जब आप सरफेस पे थे या यहाँ थे, पूरा एम आपका काम कर रहा था, ये एम आपका पूरा काम कर रहा था। लेकिन अब क्या हो जाएगा? अब केवल आपका इतना मास जो है सेंटर की तरफ खींचेगा। समझ रहे हो? ये कैपिटल एम ना होके क्या हो जाएगा? कुछ अलग मास हो जाएगा। इसका मतलब ज्यादा हो गया, कम हो जाएगा। समझ रहे हो? एम जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। मेरी बात अगर आपकी समझ में आई हो, देखिए जैसे ही आप नीचे की तरफ जाओगे तो आपका पूरा मास काम नहीं करेगा। ठीक है, केवल जब आप यहाँ पे हो, केवल ये वाला हिस्सा ही तो आप सेंटर की तरफ खींचेगा ना, अपनी तरफ खींच सकता है, बाकी ये वाला हिस्सा काम नहीं करेगा। इसका मतलब आपका मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज। मास डिक्रीज हुआ तो देखिए जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, सीधा सीधा डिपेंड करता है।
तो अगर मास डिक्रीज होगा तो जी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। समझ गए? पहले आ सकता है दिमाग में कि भाई डिस्टेंस कम हुई, डिस्टेंस कम हुई, ठीक है, जी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन होता क्या है, मास भी आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो मास डिक्रीज होने की वजह से जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। डिस्टेंस कह रही है इंक्रीज होनी चाहिए, मास कह रहा है डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, मास जीत जाता है, मास का फैक्टर जो है वो डोमिनेंट है, जीत जाता है। तो मास डोमिनेंट है, जीत जाएगा, तो क्या होगा, जब आप डाउनवर्ड्स जाओगे तो भी आपकी जी की वैल्यू डिक्रीज ही होगी। ठीक है, चाहे आप ऊपर की तरफ जाए चाहे आप नीचे की तरफ जाए, बोथ केसेस में, बोथ द केसेस जी डिक्रीजेस, इट विल डिक्रीज। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो। इन केस अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है, देन यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू मे कॉल मी। आप जो है व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए कल जो है हम शुरुआत करेंगे आपके केपलर लॉज की। तब तक यहाँ आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, इन सभी टर्म्स को समझिए, जी जी पे देखे क्या हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।